हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप ये भी कह सकते हैं कि बेसिक होंगी लेकिन इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये हमारी जीएसटी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, जीएसटीआर 3B 1 एंड 2A में हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जीएसटीआर 3B के बारे में बता देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है हमारा, जीएसटीआर 3B इज़ अ मंथली समरी रिटर्न। तो बेसिकली हमारे जीएसटी रिटर्न में हमें दो रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B हमारी मंथली जाती है और जीएसटीआर 1 हमारी क्वार्टरली और मंथली दोनों जाती है। वो कंडीशन देखना होता है कि हमारी टर्नओवर कितनी है। तो बेसिकली अभी फर्स्ट टॉपिक हमारा जीएसटीआर 3B है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको जो बेसिक है अंदर से क्लियर हो जाए, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें एंड तक। तो चलिए देख लीजिए। फर्स्ट नंबर, ये हमारी मंथली समरी रिटर्न होती है। जीएसटीआर 3B जो है फाइल बाय अ टैक्स पेयर, ये इसकी जो लास्ट डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे मान लीजिए आप नवंबर मंथ का फाइल करना चाहते हैं तो 20th दिसंबर तक आपको ये फाइल करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं पॉइंट, जीएसटीआर 3B डिस्क्लोज समरी ऑफ सप्लाईज। तो 3B में हमें जितनी भी हमारी सेल होती है उसकी जो समरी होती है वो हमें शो करना होता है, मतलब कि इसमें हमें डिटेल्स में नहीं दिखाना होता। ठीक है, और हमें इसमें ही जीएसटी पे करना होता है। जितनी हमारी लायबिलिटी बनती है वो जीएसटीआर 3B में ही हम पे करते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, जीएसटीआर 3B डिस्क्लोज समरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। हमारा जितना भी इनपुट बनता है वो सब हम 3B में ही शो करते हैं। जितने भी हमारे परचेजेस होते हैं जिस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, इन केस आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज कर रहे हैं तो इस केस में भी आपको जीएसटीआर 3B में ही यहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है। उसकी जो समरी होगी वो टोटल अमाउंट से यहाँ पे आपको जीएसटी फाइल करना होता है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे लेट फीस की बात कर रहे हैं। अगर जीएसटीआर 3B अगर आप लेट फाइल करते हैं और मान लीजिए किसी मंथ में आपका लायबिलिटी बन रहा है, जीएसटी पे करना था, ठीक है, और उस मंथ का आप डिले करते जा रहे हैं, तो इस केस में आपका 50 रुपीज़ पर डे का जो आपका लायबिलिटी है लेट फीस का वो लग जाएगा। और इन केस आपको नील रिटर्न फाइल करना था, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं बन रहा है, कोई इनपुट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस केस में आपका 20 रुपीज़ पर डे का आपकी जो लेट फीस है वो लग जाएगी। तो ये आपकी ड्यू डेट, जिस डेट पे ड्यू डेट आपकी ख़त्म होएगी उसके नेक्स्ट डे से ही आपकी लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। 7th पॉइंट देख लीजिए, आउटपुट। यहाँ पे 7th पॉइंट में मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, तो इसको बस समझना है आपको कि हमारा आउटपुट टैक्स होता है जितना हमें गवर्नमेंट को पे करना है, इनपुट टैक्स होता है जितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल में हमें पे करना होता है, जिसे हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ी सी बुक्स की लैंग्वेज है तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। 8th नंबर देख लीजिए, हम सेल को ही यहाँ पे सप्लाईज बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम कुछ भी सेल करेंगे तो वो हमारा सप्लाई हो जाएगा। 9th पॉइंट है इनपुट। तो इनपुट हमारे किस किस तरह के हो सकते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप इंडिया में ही कहीं से भी परचेज़ कर रहे हैं तो वो हमारे इन्वॉइसेस हो जाएंगे, उसे हम कह सकते हैं लोकल परचेजेस। ठीक है, इन केस आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के केस में आपको आईजीएसटी का एक अमाउंट होगा। जब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हैं तो उसके बिहाफ पे एक इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करते हैं, जो वहाँ पे आईजीएसटी आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा कि इतना आपका अमाउंट जो है उसका इनपुट आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आरसीएम, जितना भी रिवर्स चार्ज लगता है, जैसे मान लीजिए आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज़ किया है तो इस केस में आपको खुद से पे करना होगा, लेकिन बाद में आपको उसका इनपुट भी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा जीएसटीआर 3B के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 1 रिटर्न के बारे में। जीएसटीआर 1 रिटर्न में हमारी क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, एक्चुअल में होता क्या है, इसकी क्या लेट फीस है, तो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, ये हमारा मंथली और क्वार्टरली रिटर्न है। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट देख लीजिए, अगर आपकी जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर मतलब जो सेल है वो 1.5 करोड़ तक है, अप टू 1.5 करोड़, तब आपको क्वार्टरली फाइल करना होगा। क्वार्टरली मतलब
हमारे पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया। ऐसे ही 3 मंथ्स का आपको क्वार्टर बना लेना है, ठीक है। तो जैसे कि अप्रैल मई जून, तो जून में हमारे जो है फर्स्ट रिटर्न जाएगी GSTR 1। अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल में 1.5 करोड़ तक है, ये हम पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, लास्ट ईयर में। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, इस केस में आपको GSTR 1 जो है मंथली फाइल करनी होगी। ये भी क्लियर हो गया है। फोर्थ पॉइंट देखिए, GSTR 1 डिस्क्लोज डिटेल ऑफ आउटवर्ड। तो GSTR 1 में बेसिकली हमें शो क्या करना होता है, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी सेल्स होती है, सिर्फ सेल्स का ही डेटा यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना होता है कि हमने ये सेल की है, इस पार्टी को करी है, इस स्टेट में करी है, और टैक्स इस टैक्स रेट से की है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली बतानी होती है। तो यहाँ लिखा है, पढ़ सकते हैं, डिस्क्लोज डिटेल ऑफ देयर आउटवर्ड सप्लाईज, जितनी भी आउटवर्ड हुई है मतलब सेल हुई है, फॉर द मंथ अलॉन्ग विद देयर टैक्स लाइबिलिटी, जितना भी उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन रहा है, उसके साथ साथ आपको इन्वॉइसेस वहाँ पे शो करने होते हैं। यहाँ पे इन्वॉइस वाइज डिटेल आर टू बी अपलोडेड, अपलोड करनी होती है, ठीक है। जितने भी आपने इन्वॉइस बनाए हैं, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस की टैक्सेबल वैल्यू, इन्वॉइस के ऊपर जितना रेट है, सब कुछ आपको वहाँ पे दिखाना होता है। ये मेरी आने वाली वीडियोस में आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी ये मैं आपको बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ। 6th पॉइंट देख लीजिए, GSTR 1 मंथली इज फाइल्ड ऑन बिफोर और 10th डे। तो यहाँ पे ड्यू डेट की बात की जाए तो GSTR 1 की लास्ट डेट होती है 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए आप नवंबर की GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं, तो आपको दिसंबर में 10th से पहले फाइल करना है। 10th वहाँ पे लास्ट डेट हो जाएगी। क्वार्टरली के केस में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अप्रैल में जून है, तो जुलाई की जो 10th डेट आएगी, मतलब कि 10 जुलाई से आपको पहले फाइल करना होगा। 7th पॉइंट की बात कर लें तो 7th पॉइंट में आप देख सकते हैं GSTR 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। तो आप जो GSTR 1 है वो टैक्स पीरियड से पहले कभी भी फाइल ना करें, इस केस में आपका कैंसिलेशन हो सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे कि मान लीजिए आपको मालूम है कि आपकी कोई सेल नहीं होनी इस मंथ में, आपको नील रिटर्न फाइल करना है, तो आपको जैसे मान लीजिए 30 नवंबर लास्ट डेट हो गई उस मंथ की, तो आपको उस नवंबर में ही फाइल नहीं करना है। 30 नवंबर के बाद जो आपका दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा तभी आप फाइल करें, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमें B2B और B2C सप्लाईज जो हमारी होती हैं वो सारी शो करनी होती हैं। तो B2B में देख लेते हैं 8th पॉइंट में, ऑल इनवॉइसेस विल हैव टू बी अपलोडेड बोथ इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाईज। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल करते हैं, तो इस केस में आपको जितने भी इनवॉइस आपने रेज करे हैं वो सारे के सारे हमें GST पोर्टल पे GSTR 1 की रिटर्न में इसे अपलोड करना होता है, ठीक है, जो कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड पे मैं अभी आपको थ्योरी सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 9th पॉइंट देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1। यहाँ बात की जा रही है कि अगर आप GSTR 1 में फ़ाइल करेंगे, B2B के इन्वॉइसेस में डालेंगे, तो जो सामने वाली पार्टी है उसके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे वो ITC भी ले लेगा, ठीक है। इसलिए ये आपको टाइम से फाइल करना होता है, क्योंकि इसमें सभी जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। 10th पॉइंट की बात कर लें, B2C सप्लाईज इनवॉइस। तो B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर। तो यहाँ पे हमें एक एक करके इनवॉइसेस जो है अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर है वो इसका कोई ITC नहीं लेता है, कोई इनपुट नहीं लेता है। चलिए 10th पॉइंट भी हमारा हो गया। 11 देख लेते हैं, इंटर स्टेट सप्लाईज मेड अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.50 मीन्स 2.5 लाख। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, वो भी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इस केस में आपको ये जो इनवॉइस की पूरी डिटेल्स है ये आपको अपलोड करनी होगी आपके GSTR 1 में, ठीक है। तो यहाँ 2.5 लाख की लिमिट दे दी गई है, इससे ज़्यादा का अगर इनवॉइस है तो ही आपको शो करना है। और शो करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें शो करनी है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। इनवॉइस नंबर आपको देना होगा, इनवॉइस की डेट,
टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स और इनवॉइस वैल्यू टू बी डिक्लेयर्ड, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूँगी, आप समझ जाएंगे। चलिए 12th नंबर की बात कर लें, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। देखिए जब भी हम डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो इस केस में ये हमारा अगर B2B पार्टी है, मतलब किसी भी रजिस्टर पार्टी को सेल करते हैं, तो ये इसकी जो डिटेल्स है ये भी हमारी GSTR 1 में हमें शो करनी होती है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। 13 नंबर में HSN कोड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो HSN कोड तो आप जानते ही होंगे, हर प्रोडक्ट पे एक HSN कोड अलग अलग होता है, तो ये भी हमें शो करना होता है अपनी GSTR 1 में। तो हमने किस HSN कोड की कितनी सप्लाई करी है, यहाँ पे टोटल समरी जाती है। और यहाँ पे हमें यूक्यूसी में हमें जैसे कि हम पीसेस में सेल कर रहे हैं या केजी में सेल्स कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ है हमारी ऐसे लीटर में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी, टोटल क्वांटिटी भी जाएगी। टोटल क्वांटिटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और कितना हमने टैक्स उस पर कैलकुलेट किया, ये सारी चीज़ें की जो डिटेल्स होती है वो हमारी GSTR 1 में जाती है। तो बेसिकली कहा जाए तो GSTR 3 भी बहुत ही सिंपल सी रिटर्न है, बस टोटल जो होगा वो समरी वहाँ पे चली जाएगी, लेकिन जो GSTR 1 है वो डिटेल्ड में जाती है। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है। और GSTR 1 में हमारा जो इनपुट होता है उसका कोई डाटा वहाँ पर हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए GSTR 1 के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं GSTR 2A के बारे में। तो GSTR 2A के बारे में समझने के लिए हमें यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो समझने होंगे। देखिए GSTR 2A इज़ अ रिटर्न कंटेनिंग डिटेल ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाईज। तो GSTR 2A एक्चुअल में होता क्या है, जब हम GST पोर्टल ओपन करते हैं तो वहाँ पे GSTR 2A का एक अलग से छोटा सा हेड बना होता है। जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि आपने जितनी भी परचेजेस किए हैं, किसी भी रजिस्टर पार्टी से जितना भी आपने परचेज़ किया है, वो सारे इन्वॉइसेस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है जितना 2A में हमें शो करेगा उतना इनपुट हमें लेना है। ठीक है, जो चीज़ 2A में GSTR 2A में शो नहीं कर रही है उसका इनपुट आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, अगर आप उसके अलावा कोई लेते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाएगी और विद इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये जो है रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब है आप इनपुट नहीं लेंगे। इन केस आपने ले लिया है, इनपुट ले लिया है, तो आपको बाद में वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा जितने अमाउंट का आपने इनपुट लिया है विद इंटरेस्ट अलग से लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइम से चेक करते रहना है कि आपने जिस भी पार्टी से परचेज़ किया है वो 2A में शो कर भी रहा है वो इनवॉइस या नहीं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर तो हमारा हो गया। सेकंड देख लेते हैं, हम जो इनपुट है वो किस किस पे ले सकते हैं। तो हम कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज़ करते हैं, मान लीजिए मशीनरी, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं, तो उनका भी हमें यहाँ पे इनपुट मिल जाता है। तो उसके जो इनवॉइसेस होंगे वो भी हमारे GSTR 2A में शो करेंगे। ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं, कोई भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू है तो वो भी हमारा GSTR 2A में शो करेगा अगर सामने वाली पार्टी ने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। GSTR 2A इज़ अ परचेज इन रिलेटेड टैक्स रिटर्न। ये एक परचेज से रिलेटेड टैक्स रिटर्न होती है दैट इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर ईच बिजनेस बाय द GST पोर्टल, जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो करता है, आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन अ सेलर फाइल हीज GSTR 1। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे ही कोई सेलर जिसने सेल करा है वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा, तो वो मान लीजिए किसी से आपने परचेज़ किया था, तो सामने वाली पार्टी ने तो सेल ही किया होगा, तो ये जो है GSTR 1 हमेशा जितने भी लोग सप्लाई कर रहे हैं उनको फ़ाइल करना होता है। जैसे ही वो फाइल करेंगे तो आपके 2A में शो करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो वो हमारे 2A में शो करेगा। 6 पॉइंट देखिए, इट टेक्स इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड और सर्विस विच हैव बीन परचेज इन गिवन मंथ फ्रॉम द सेलर GSTR 1। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें GSTR 2A से कि हमने क्या क्या परचेज़ किया है। इन केस कोई इन्वॉइस छूट जाता है तो हम वहाँ से देख के भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई इन्वॉइस था वो खो गया है, तो आप वहाँ जाके वहाँ पे GST नंबर, अमाउंट और GST नंबर से तो आप सारी चीज़ें पता कर ही लेंगे। तो
जीएसटी और नहीं, मैं आपके लिए और आने वाली वीडियोस में ये अच्छे से बताऊंगी कि कैसे जीएसटी नंबर से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसने कितना फ़ाइल कर दिया है, कब तक की रिटर्न फाइल कर दी है सामने वाली पार्टी ने, ये सब चेक भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 7 पॉइंट देख लीजिए, यू आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एंड अमेंड दिस रिटर्न बिफोर फाइलिंग इन ऑन जीएसटी पोर्टल। देखिए अभी तो इसमें जितने भी इन्वॉइसेस शो करते हैं, तो मान लीजिए आपने ख़रीदा था 10,000 का, सामने वाली पार्टी दिखा रही है कि उसने 9,000 का ही आपको सेल करा है, तो इस केस में आप वहाँ से चेक करके अपना क्रॉस वेरीफाई करके उस सामने वाली पार्टी से बात कर सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसको ठीक करवा सकते हैं। कोई चेंजेस हुआ है तो अमेंड करवा सकते हैं। अमेंडमेंट होता है मतलब चेंजेस कराना। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी GSTR 2A से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि तीनों रिटर्न में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में फ़ाइल हमें 2 ही रिटर्न करनी होती है, GSTR 1 और GSTR 3B, और एनुअल रिटर्न तो साल के एंड में होती है, वो एक अलग रिटर्न हो जाती है, वो एक सिंगल रिटर्न जाती है पूरे साल की समरी के साथ। ठीक है, तो ये आई होप कि ये वीडियो अच्छी रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अभी भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी आने वाली वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, आप काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे यहाँ से। और मेरे चैनल पे विजिट करिए। अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज़ नहीं आती आपको या कुछ नहीं आता तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप वहाँ पे विजिट करिए, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ओके, सी यू। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका भी इसमें फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो ये मैंने सोचा तो काफ़ी पहले था, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं पहले प्रैक्टिकली सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो ये वीडियो आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, ये 10 वीडियो की सीरीज़ तो आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी उस पर भी मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी, उनको भी आप देखते रहिए। चलिए, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।